नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का वाईडी एग्रीकल्चर एकेडमी के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। मैं नीलेश पटेल आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। आप सभी प्यारे अभ्यर्थी, सभी बच्चे एग्रोनॉमी की क्लास में ढेर सारा सपोर्ट देने के लिए आप सभी का बहुत बहुत आभार। संस्थान आपको आभार व्यक्त करता है क्योंकि आप लोगों के सपोर्ट से हम आज निरंतर बढ़ते चले जा रहे हैं। कई कठिनाइयां आने के बावजूद भी हम अपने मार्ग से डगमगाए नहीं और चलते रहे अपने धीमे धीमे रफ्तार से। आप सभी का बहुत बहुत सपोर्ट चैनल को, संस्थान को। आप सभी बच्चे बहुत अच्छा फीडबैक भी दे रहे हैं। जो भी हमारी क्लासेस हो रही हैं निरंतर, मैं कभी कभी कमेंट चैट पे जाता हूं आपके और देखता हूं कि कैसे कमेंट आपके हैं। तो 99.9% जो बच्चे हैं वो पॉजिटिव फीडबैक ही उनका है। एक आध बच्चों का तो मैं नहीं कह सकता कि फीडबैक कैसा है, क्योंकि विभिन्नताएं हर जगह हैं, अपवाद हर जगह हैं, तो हो सकता है कहीं कुछ ऐसा हो। ठीक है, तो गेहूं की खेती पर हम लोग चर्चाएं कर रहे थे और गेहूं में हम लोगों ने पिछली क्लासेस में खाद और उर्वरक पर अच्छे से चर्चा किए थे। जैसा कि हमको पता है कि हम लोगों ने खाद और उर्वरक को भली भांति से समझा था, अच्छी से जाना था। उसके पहले की सारी जो चर्चाएं थी कि कब बुवाई करेंगे, कितना बीज रखेंगे, सारी चीजें को हम लोग अच्छी तरीके से जान चुके थे। अब हम लोग चर्चा करने वाले हैं। तब तक के लिए आप लोग क्लास को अधिक से अधिक मात्रा में शेयर कर दीजिए। जो भी बच्चे हमारी क्लास से जुड़ रहे हैं फटाफट से क्लास को शेयर करेंगे और ताकि अधिक से अधिक बच्चे हमारी इस क्लास से जुड़ सके। चलिए तो शुरुआत करते हैं। हम लोग बात करते हैं गेहूं में खरपतवार के बारे में चर्चा कर लेते हैं। ठीक है, तो खरपतवार के बारे में चर्चा करेंगे। उससे पहले हम गेहूं में सिंचाइयों पर चर्चा करेंगे। किस पर चर्चा करेंगे? सिंचाइयों पर चर्चा करेंगे। सिंचाई के बारे में हम लोग देखेंगे। सिंचाई को भाई साहब अंग्रेजी में क्या कहते हैं? इरिगेशन। क्या कहते हैं? इरिगेशन कहते हैं। इरिगेशन क्या होता है? आर्टिफिशियल एप्लीकेशन ऑफ वाटर फॉर बेटर प्लांट ग्रोथ। कहने का मतलब पादपों की उचित वृद्धि के लिए जो कृत्रिम ढंग से जल दिया जाता है उसको हम लोग क्या कहते हैं? सिंचाई कहते हैं। क्या कहते हैं? सिंचाई कहते हैं। वर्षा के अतिरिक्त कृत्रिम ढंग से पौधों की अच्छी बढ़वार के लिए दिया गया जल क्या कहलाएगा? सिंचाई कहलाएगा। तो जब भी हम कभी सिंचाई करते हैं किसी फसल में तो हमको ये पता होना चाहिए साहब कि वहां पर वार्षिक वर्षा कितनी हो रही है, उस प्लांट को कितना पानी चाहिए है, उस हिसाब से हम लोग काउंट करके ही सिंचाई करते हैं। तो गेहूं के अगर पौधे की हम जलमांग की बात करें, गेहूं का पौधा है उसकी अगर हम जलमांग की बात करें, वाटर रिक्वायरमेंट की अगर हम बात करें, जलमांग, वाटर रिक्वायरमेंट, तो वाटर रिक्वायरमेंट की अगर हम बात कर लें तो वाटर रिक्वायरमेंट गेहूं के पौधे की कितनी होती है? 450 से लेकर के 650 मिलीमीटर। 450 से लेकर के 650 मिलीमीटर तक होता है गेहूं के पौधे की रिक्वायरमेंट, जल की मांग। मतलब इतना पानी अगर उसको मिल जाए तो वो अच्छी ग्रोथ कर ले जाएगा। अब गेहूं में सिंचाइयां मुख्यतः किस विधि से करते हैं? तो गेहूं में सिंचाई अगर हम बात करें तो बॉर्डर विधि से हम करते हैं। ठीक है, बॉर्डर विधि से भी गेहूं में सिंचाई की जाती है। साथ ही साथ अगर हम बात करते हैं और भी सिंचाइयां होती हैं, जैसे क्यारी विधि होती है। ठीक है, क्यारी विधि से हम सिंचाई करते हैं गेहूं में। तो क्यारी विधि से भी करते हैं, बॉर्डर विधि से भी करते हैं गेहूं में सिंचाई। तो अब हम बात करते हैं सिंचाई की अवस्थाएं। सिंचाई की अवस्थाएं, स्टेजेस ऑफ इरिगेशन या इरिगेशन स्टेजेस। स्टेजेस ऑफ इरिगेशन। ठीक है, यहां पर हम लोग देखते हैं, सारी बातों पर चर्चा करते हैं। तो सिंचाई की अवस्था, सबसे पहली अवस्था के हम ऊपर चर्चा करेंगे और पहली अवस्था होती है सीआरआई, जिसको हम बोलते हैं क्राउन रूट इनिशिएशन। क्राउन रूट इनिशिएशन हिंदी में हम बोलेंगे शिखर जड़ या ताजमूल अवस्था। शिखर जड़
या ताजमूल अवस्था, ताजमूल अवस्था पहली अवस्था हो गई। दूसरी पे हम चर्चा करते हैं टेलरिंग स्टेज। कल्ले निकलते समय, कल्ले निकलते समय गेहूं की सिंचाइयों से क्वेश्चन अक्सर पूछा जाता है, तो ध्यान देना कि गेहूं की सिंचाई से क्वेश्चन आपको याद होना चाहिए स्टेजेस। तो दूसरी स्टेज है टिलरिंग स्टेज। तीसरी स्टेज की अगर हम चर्चा करेंगे लेट ज्वाइंटिंग, लेट ज्वाइंटिंग गांठ बनते समय, गांठ बनते समय, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करें चौथा फ्लावरिंग स्टेज, फ्लावरिंग स्टेज जिसको हम बोलते हैं पुष्पावस्था, पुष्पावस्था। उसके बाद पांचवी जो होती है मिल्की स्टेज, मिल्की स्टेज, कहीं कहीं मिल्किंग लिखा होता है, मिल्की स्टेज जिसको बोलते हैं दुग्धावस्था। क्या बोलते हैं? दुग्धावस्था। उसके बाद हम बात करते हैं छठी डफ स्टेज, डफ स्टेज दाना पकते समय, दाना पकते समय या भरते समय, ठीक है, दाना पकते समय या भरते समय ये डफ स्टेज होती, ठीक है। तो 6 अवस्थाएं होती हैं गेहूं की सिंचाई की। तो गेहूं की सिंचाई की कितनी अवस्थाएं होती हैं भाई साहब? 6 अवस्थाएं होती हैं। अब जरा देखते हैं, सियाराई अवस्था जो होती है वो आती है बुवाई के 20 से 25 दिन बाद, 20 से 25 DAS। अब DAS का मतलब होता है, हम एक बार आपको बता देंगे इधर, DAS का मतलब होता है डेज आफ्टर सोइंग। क्या होता है? डेज आफ्टर सोइंग, मतलब बुवाई के बाद, 20 से 25 दिन बुवाई के बाद। तो यहां पर हमने DAS लिख दिया, आप सब जगह समझ लेना कि DAS का मतलब क्या होता है, ठीक है। कल्ले निकलते समय ये होता है 40 से 45 DAS। गांठ बनते समय आप देखेंगे गेहूं के तने में गांठ बनी होती है, ठीक है, थोड़ा सा जड़ से ऊपर उठने पर। तो गांठ बनते समय ये 60 से 65 दिन बाद, बुवाई करने के 60 से 65 दिन बाद सिंचाई करते हैं, उस अवस्था को गांठ अवस्था कहते हैं। पुष्पावस्था, जब फ्लोरिंग आती है, पूछा जाता है क्वेश्चन गेहूं की पत्तियों का, गेहूं की पत्तियों का जो क्षेत्रफल होता है सर्वाधिक किस स्टेज पर होता है? पुष्पावस्था पर। राजस्थान सुपरवाइजर में पूछा गया क्वेश्चन। ये बुवाई के 80 से 85 दिन बाद, 80 से 85 दिन बाद। ये राजस्थान सुपरवाइजर में यहां से क्वेश्चन क्या आया है कि राजस्थान सुपरवाइजर 2024 में जो प्रश्न आया था वो 4 फरवरी को जो एग्जाम हुआ था, कि पूछा गया गेहूं के पौधे में पत्तियों का सर्वाधिक क्षेत्रफल कौन सी अवस्था में होगा? तो पुष्पावस्था में होगा। कौन सी? पुष्पावस्था में होगा, ठीक है। तो 80 से 85 दिन बाद। दुग्धावस्था आती है 100 से लेकर के 105 दिन बाद, बुवाई के 105 दिन बाद। दाना पकते समय या भरते समय बुवाई के 115 से लेकर के 120 डेज आफ्टर सोइंग। ये हो गई भाई साहब गेहूं के सिंचाई की अवस्थाएं, ठीक है। अब यहां पर एक बात और लिखते हैं, यदि किसी किसान के पास, नोट करके लिखोगे, यदि किसी किसान के पास, यदि किसी किसान के पास सिर्फ एक सिंचाई करने का, सिर्फ एक ही सिंचाई
करने का बजट है तो उसे किस अवस्था पर सिंचाई करना चाहिए, तो उसे किस अवस्था पर सिंचाई करनी चाहिए, तो उसे किस अवस्था पर सिंचाई करनी चाहिए, सिंचाई करनी चाहिए, तो उसे किस अवस्था पर सिंचाई करनी चाहिए, सीआरआई स्टेज पर सिंचाई करनी चाहिए। किस स्टेज पर? सीआरआई स्टेज। इस बात को आप ध्यान रखोगे, किस स्टेज पर करनी चाहिए? सीआरआई स्टेज पर। ध्यान रखना, सीआरआई स्टेज गेहूं की सबसे क्रांतिक अवस्था है। क्या है? सबसे क्रांतिक अवस्था। किसने बताया? डॉक्टर आरबीएल भारद्वाज ने बताया। किसने बताया? डॉक्टर आरबीएल भारद्वाज ने। तो ध्यान रखना, सबसे क्रांतिक अवस्था, सबसे क्रांतिक अवस्था। कहने का मतलब ये जो क्रांतिक अवस्थाएं 6 हैं, क्रिटिकल स्टेज, मोस्ट क्रिटिकल स्टेज, मोस्ट क्रिटिकल स्टेज, जो सीआरआई स्टेज है, ये किसने बताया? डॉक्टर आरवीएल भारद्वाज। डॉक्टर आरवीएल भारद्वाज ने बताया कि ये गेहूं की सबसे मोस्ट क्रिटिकल बताया था। ठीक है, डॉक्टर आरवीएल भारद्वाज साहब ने बताया कि सीआरआई स्टेज इज मोस्ट क्रिटिकल स्टेज ऑफ व्हीट। ठीक है, गेहूं के सिंचाई की सबसे मुख्य अवस्था, सिंचाई की क्रांतिक अवस्था कौन सी होती है? सीआरआई स्टेज होती है। किसने बताया? आरवीएल भारद्वाज ने बताया। अब आपको मैं बताऊंगा कि ये क्रांतिक होती है तो क्यों होती है, आरवीएल साहब को लगा ये क्रांतिक है तो क्यों लगा, इसके बारे में अभी अपने अगली स्लाइड में देखते हैं। तब तक के लिए आप इसका स्क्रीनशॉट लेके रख लीजिएगा फटाक से। ठीक है, उसके बाद हम आगे की कहानी में आपको बताएंगे कि सीआरआई ही इंपॉर्टेंट क्यों है। चलिए आगे बात करते हैं। अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले चुके होंगे, सीआरआई के बारे में बात करते हैं। यह है गेहूं का दाना। क्या है? गेहूं का दाना। ठीक है, सीड ऑफ व्हीट, गेहूं का दाना है। जब ये क्या करेगा? अंकुरित होगा। क्या होगा? अंकुरित होगा। तो ये इसका जो भ्रूण है, यहां से इस प्रकार से अंकुरित होगा और ये मृदा सतह है। क्या है? ये मृदा सतह है। ये मृदा सतह है, अंकुरित हो जाएगा, फिर ये इस प्रकार से आपको दिखेगा ऊपर, ये इस प्रकार से दिखेगा। ठीक है, ये इस प्रकार से मान लो गेहूं ये दिखने लगेगा आपको, ये गेहूं का पौधा दिखेगा इस प्रकार से। ठीक है, ये गेहूं का दाना यहां से अंकुरित हुआ, यहां से ये अंकुरित हुआ और ऊपर की ओर गया, ये प्लमूल हो गया। क्या हो गया? प्लमूल हो गया। ठीक है, उसके बाद एक ये धारा आती है गेहूं की। ठीक है, ये धारा आती है नीचे की ओर, इसमें से जड़ें लगी रहती हैं, इसमें जड़ें लगी रहती हैं साहब। वो जड़ों का काम क्या होता है? ये इस प्रकार से जड़ें लगी रहती हैं, ये इस प्रकार से जड़ें लगी रहती। ठीक है, क्या लगी रहती हैं? जड़ें। इनको हम क्या कहते हैं? सेमिनल रूट्स। इनको हम सेमिनल रूट्स बोलते हैं, या इनको अस्थायी टेम्परेरी रूट्स बोलते हैं।
टेम्परेरी टेम्परेरी रूट्स बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं? टेम्परेरी रूट्स। ये बुवाई के 20 से 25 दिन बाद, बुवाई के 20 से 25 दिन बाद मृदा में सूख कर सड़ जाती हैं। मृदा में सूख कर सड़ जाती है, ड्राई एंड डिके इन सॉइल आफ्टर 20 to 25 डेज सोइंग। सूख कर सड़ जाती। कहने का मतलब जो गेहूं के बीज में जड़ें थी, जो शुरुआती जड़ें थी, जिनको कहते हैं प्राइमरी रूट्स, ये सेमिनल रूट्स होती हैं, इनको हम प्राइमरी रूट्स भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? प्राइमरी रूट्स भी बोलते हैं, प्राइमरी रूट्स भी बोलते हैं। बेचारी सबसे पहले उत्पन्न हुई जड़ें थी, जिनको हम सेमिनल रूट्स या टेम्परेरी रूट्स बोलते हैं, ये बुवाई के 20 से 25 दिन बाद समाप्त हो जाएंगी, सड़ जाएंगी। तो गेहूं का सहारा कौन बनेंगी? गेहूं का सहारा कौन बनेगी? तो गेहूं का सहारा जो यहां से जड़ें निकलेंगे, जो यहां से जड़ें निकलेंगी बीज के ऊपर से, बीज से नहीं, बीज के ऊपर से जो जड़ें निकलेंगी, ये गेहूं का सहारा बनेंगी, ये गेहूं का सहारा बनेंगी। ये बीज के ऊपर से निकलने वाली जड़ें जो होती हैं, ये गेहूं का सहारा बनती हैं। इनको हम क्या कहते हैं? इनको हम बोलते हैं CRI रूट्स। क्या बोलते हैं? CRI रूट्स बोलते हैं, या इनको परमानेंट रूट बोलते हैं, परमानेंट रूट्स बोलते हैं। और यही क्या होती हैं? एडवेंटिटियस रूट्स होती, एडवेंटिटियस रूट्स होती हैं, मतलब अपस्थानिक जड़ें होती हैं। ठीक है, यही CRI रूट्स होती हैं, यही एडवेंटिटियस रूट्स होती है, यही परमानेंट रूट्स होती हैं। भाई साहब, अब कहानी यहाँ पे ट्विस्ट लेगी। इनका जो आकार है या इनकी संरचना है, इनकी जो संरचना है वो कैसी दिख रही है? ताज की तरह दिख रही है कि नहीं दिख रही है? शिखर की तरह दिख रही है कि नहीं दिख रही है? ताज या शिखर की तरह संरचना दिख रही है। देखो, दिख रही है। बर्थडे में देखो, जो गर्ल्स होती हैं मुकुट लगा लेती है ना, बर्थडे गर्ल्स, बर्थडे बॉय, तो ये शिखर जैसी दिख रही हैं, ताज जैसी दिख रही हैं। इसीलिए इसका नाम होता है ताजमूल अवस्था, शिखर जरण अवस्था, क्योंकि इनकी संरचना ऐसी होती है। ये भाई साहब कब आती हैं? तो बुवाई के 20 से 25 दिन बाद, 20 से 25 दिन बाद, ब्रैकेट में 21 दिन। तो अगर पूछा जाए CRI स्टेज कब आती है, तो 21 दिन पर आ जाती है, या औसतन पूछा जाएगा तो 20 से 25 दिन पर आ जाती है। क्वेश्चन क्या आता है भाई साहब? क्वेश्चन यहां से ये आएगा कि ये जो CRI है, CRI रूट्स जो हैं, क्वेश्चन यहां से आता है, क्या आता है? बीज के ऊपर क्वेश्चन स्टेटमेंट में पूछा जाता है कि CRI के संबंध में कौन सा कथन सत्य होगा? पहला, कि यह गेहूं की सबसे क्रांतिक अवस्था है। दूसरा, इसकी सिंचाई 20 से 25 दिन बाद करते हैं। तीसरा, या बीज के ऊपर व मृदा सतह के नीचे स्थित होती है। बिल्कुल सही। तो बीज के ऊपर व मृदा सतह के नीचे स्थित होती है, मृदा सतह के नीचे स्थित होती हैं। तो अगर क्वेश्चन आ जाए तो आप लगा दोगे। स्ट्रक्चर भी देखने में आ रहा है, बीज के ऊपर और मिट्टी की सतह के नीचे, दिखने में ताज या शिखर की तरह। बनना प्रारंभ होती है 13वें दिन से, बन के तैयार हो जाती है 20 से 25 दिन में। अब बताया जाता है कि गेहूं के लिए यही अवस्था क्यों सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है, क्योंकि ये वाली जो जड़ें थी, इनको हम बेवफा जड़ें, धोखेबाज जड़ें, मौके पर धोखा देने वाली जड़ें कह सकते हैं। क्योंकि शुरुआत से तो गेहूं को चलाती रही, 20 से 25 दिन बाद बेचारी सड़ गई। अब गेहूं का सहारा तो यही जड़ें हैं।
ये जड़ें जो 20 से 25 दिन बाद निकल रही हैं धीरे धीरे से। अब अगर इस स्टेज पे भी हम पानी नहीं देंगे तो बेचारा गेहूं क्या क्या करेगा, मर जाएगा। तो कहने का मतलब गेहूं को जिंदा रखना है तो सीआरआई को जिंदा रखना है, सीआरआई को जिंदा रखेंगे तो गेहूं जिंदा रहेगा, अच्छी उपज देगा। कहने का मतलब आपको सारी बातें यहाँ से सब समझ में आ गई होंगी। ये जो हम आपको चित्र बना के बताए हैं सारी कहानी आपको यहीं पर समझ में आ गई होगी। सीआरआई स्टेज मुझे नहीं लगता कि अब कहीं से भी आपको पढ़ने की जरूरत होगी। बहुत ही आसान शब्दों में हमने आप तक पहुंचाने का प्रयास किया सीआरआई स्टेज को। फटाफट से आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अपने खरपतवार की ओर चर्चा करते हैं। हमने सिंचाई भी देख लिया, अब हम लोग खरपतवार की ओर एंट्री करेंगे। खरपतवार प्रबंधन या खरपतवार वीड क्या होता है? खरपतवार बिना बुलाए बाराती, खेत में किसान के बिना उगाए हुए उग आना खरपतवार की श्रेणी में आता है। तो बिना उगाए उगाना खरपतवार कहते हैं, जो फसलों से कंपटीशन करते हैं अपनी जगह के लिए, प्रकाश के लिए, पोषक तत्वों के लिए। ठीक है, ये कंपटीशन करते हैं जिससे बेचारे फसल वाले जो पौधे होते हैं वो पीछे रह जाते हैं। इनसे कंपटीशन करने में बड़े फास्ट होते हैं, ये रटने में बड़ा माहिर होते हैं। पोषक तत्वों को जैसे ही आप प्रयोग करोगे तुरंत खींच लेते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं गेहूं में खरपतवार की। तो हमारे सामने आता है पॉइंट बथुआ, जिसको हम क्या कहते हैं? लैम्स क्वार्टर। बथुआ वैज्ञानिक नाम क्या होता है? चिनोपोडियम अल्बम। क्या होता है? चिनोपोडियम अल्बम। चिनोपोडियम अल्बम। फैमिली कौन सी होगी? चिनोपोडियेसी होगी। कौन सी होगी? चिनोपोडियेसी होगी। दूसरा जो खरपतवार है हिरणखुरी। हिरणखुरी, इसका नाम क्या होता है? कन्वोल्वुलस, कन्वोल्वुलस अर्वेंसिस। कन्वोल्वुलस अर्वेंसिस। ठीक है, ये दो खरपतवार हमने यहां पर जिक्र किया। अब यहां से क्वेश्चन कैसे आएगा कि गेहूं का ये जो बथुआ है, हिरणखुरी है, ये कैसा है? ब्रॉड लीव वीड। ब्रॉड लीव वीड, चौड़ी पत्ती वाले खरपतवार। चौड़ी पत्ती खरपतवार। अब कहा जाता है हिरणखुरी जो है इसकी पत्तियां हिरण के खुरके जैसी होती हैं, इसलिए इसको हिरणखुरी कहा जाता है। तो जो चौड़ी पत्ती वाले खरपतवार होते हैं इनको हम किससे मारते हैं? तो एक तो 2,4-D, 2,4-D का प्रयोग करते हैं, और दूसरा मेट सल्फ्यूरान। मेट सल्फ्यूरान का प्रयोग कर लेते हैं चौड़ी पत्ती वाले खरपतवार को मारने के लिए। 2,4-D की अगर हम बात करते हैं तो लगभग आधा से 1 लीटर की मात्रा 2,4-D की हम प्रयोग करते हैं। कितना? आधा से 1 लीटर मात्रा। परंतु सबसे ज्यादा मात्रा पूछी जाती है मेट सल्फ्यूरान की, 4 से 5 ग्राम मात्रा प्रति हेक्टेयर। ठीक है, और 2,4-D की मात्रा वही हम लोग लेते हैं, आधा से 1 लीटर प्रति हेक्टेयर। ये 2,4-D की मात्रा प्रयोग कर लेते हैं हम लोग। ये चौड़ी पत्ती वाले खरपतवार हैं, इनको मारने के लिए हम ये प्रयोग करते हैं। ठीक है, यहां तक तो कहानी समझ में आ गई। अब आगे और कहानी समझना है। बथुआ कैसा है? एब्सोल्यूट वीड है गेहूं का। कैसा है? एब्सोल्यूट वीड है,
बहुत बार पेपर में आता है। गेहूं का एब्सोल्यूट वीड क्या है, इसको अंग्रेजी में ही याद कर लेना भैया। सापेक्ष खरपतवार लिख के आता है, सापेक्ष हिंदी सापेक्ष लिख के आता है, परंतु मैं आपसे यही कह रहा हूं कि अंग्रेजी ही याद कर लेना। ठीक है, अंग्रेजी ही याद कर लेना कि गेहूं का एब्सोल्यूट वीड कौन सा है, तो बथुआ है। हिरनखुरी क्या है गेहूं का, ऑब्जेक्शनल वीड है, आपत्तिजनक खरपतवार, ऑब्जेक्शनल वीड। मैं तो यही कहता हूं कि इसकी भी अंग्रेजी याद रखना। हिंदी आपत्तिजनक खरपतवार होती है, क्या होती है, आपत्तिजनक खरपतवार। तो गेहूं का आपत्तिजनक खरपतवार कौन सा होता है, हिरनखुरी, और एब्सोल्यूट वीड कौन सा होता है, बथुआ होता है। दोनों के बारे में बात कर लिए। चलिए आगे हम बात करते हैं। गेहूं का अन्य एक खरपतवार है जिसको हम क्या कहते हैं, गेहूं सा कहते हैं, जिसको हम कैनरी घास बोलते हैं, कैनरी ग्रास, जिसको हम गेहूं का मामा कहते हैं, गेहूं का मामा कहते हैं, जिसको हम गुल्ली डंडा कहते हैं। क्या कहते हैं, गुल्ली डंडा कहते हैं। अब इस बीड के बारे में आपको चर्चा करना है और बताना है। हिरनखुरी, बथुआ, ये सब देख लिए। इसका नाम क्या होता है, फेलरिस माइनर। क्या नाम होता है, फेलरिस माइनर। पोएसी फैमिली का पौधा होता है और 2n बराबर 28 होते हैं, स्वपरागित होता है फेलरिस माइनर। इसका टेस्ट वेट हम बता चुके हैं, पहले ही 2 ग्राम होता है। कितना होता है, 2 ग्राम होता है। अब कैनरी घास गेहूं सा, इसका पहचान कैसे होता है गेहूं से, इसकी जड़ें हल्की सी गुलाबी रहती हैं। ठीक है, कैनरी घास की इसकी पत्तियों में हम देखेंगे तो इसका पौधा भी हल्का सा हरा रहता है। अब हम देखते हैं ये गेहूं का कैसा है, नकलची खरपतवार। कैसा है, नकलची खरपतवार, जिसको बोलते हैं मिमिक्री वीड। क्या बोलते हैं इसको, मिमिक्री वीड बोलते हैं, नकलची खरपतवार। गेहूं का ये कैसा है, नकलची खरपतवार है। ये बात आपको समझ में आ गई, इतनी सारी कहानी हमने बता दी। ये कैसा है, सकरी पत्ती खरपतवार। कैसा है, सकरी पत्ती, सकरी पत्ती खरपतवार। इसको क्या बोलेंगे, नैरो लीफ वीड, नैरो लीफ वीड, सकरी पत्ती खरपतवार, नैरो लीफ वीड बोलेंगे इसको। गेहूं का मामा, कैनरी घास वगैरह ये सब देखते हैं। अब इसका कंट्रोल की बात करते हैं, उपचार की बात करते हैं। तो इसका कौन सा रसायन हम लोग प्रयोग करते हैं, तो रसायन देखते हैं। पहले आइसोप्रोट्यूरान, कौन सा, आइसोप्रोट्यूरान, आइसोप्रोट्यूरान का प्रयोग करते थे। 75 WP का रसायन होता था और 1 से 1.5 लीटर मात्रा हम इसकी प्रति हेक्टेयर की दर से प्रयोग करते थे। कितनी, 1 से 1.5 लीटर मात्रा प्रति हेक्टेयर की दर से हम लोग प्रयोग करते थे, किसकी, आइसोप्रोट्यूरान की। वर्तमान में हम क्या प्रयोग कर रहे हैं, सल्फोसल्फ्यूरान, सल्फोसल्फ्यूरान का हम लोग प्रयोग कर रहे हैं और इसका ट्रेड नेम होता है लीडर। क्या होता है, लीडर होता है। सल्फोसल्फ्यूरान को व्यापार में व्यापारिक नाम लीडर के नाम से जानते हैं। इसकी 20 से 40 ग्राम मात्रा, 20 से 40 ग्राम मात्रा प्रति हेक्टेयर की दर से हम लोग प्रयोग करते हैं। कितनी, 20 से 40 ग्राम मात्रा प्रति हेक्टेयर की दर से प्रयोग करते हैं। अब कहानी आती है कि साहब जब आइसोप्रोट्यूरान से ये उपचार ही किया जा रहा था तो फिर सल्फोसल्फ्यूरान की आवश्यकता क्यों पड़ी। जब आइसोप्रोट्यूरान से उपचारित हो रहा था तो सल्फोसल्फ्यूरान की आवश्यकता क्यों पड़ी। तो बताता हूं, एक समय ऐसा आया जब पंजाब और हरियाणा की जमीनों पर इसका अवलोकन किया गया कि आखिर गेहूं का मामा कंट्रोल क्यों नहीं हो रहा है आइसोप्रोट्यूरान से। तो सबसे पहला प्रयास डॉक्टर RK मलिक ने किया और बताया कि जो गेहूं का मामा है वो अपने अंदर अब रेसिस्टेंस जीन डेवलप कर चुका है, किसके प्रति,
आइसोप्रोटेरान केमिकल के प्रति। तो अब वो आइसोप्रोटेरान केमिकल से कंट्रोल नहीं होने वाला, तो इसकी जगह पर क्या लाया जाए, ये सेकेंड ऑप्शन चूज किया गया, सल्फोसल्फ्यूरान। तो यह किसने बताया था कि गेहूं के मामा ने आइसोप्रोटेरान के प्रति अपने अंदर रेसिस्टेंस जीन डेवलप कर लिया? तो डॉक्टर आर के मलिक साहब ने बताया था। अगर लिखना चाहो तो लिख लेना, तब तक के लिए आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। ठीक है, मैं अभी आपको अगली स्लाइड में वो लिखा देता हूं। ठीक है, चलिए आप इसका फटाफट से स्क्रीनशॉट ले लिए। अब हम आपको बताते हैं कि किसने बताया था कि गेहूं का मामा अब आइसोप्रोटेरान के प्रति रेसिस्टेंस है। तो पंजाब और हरियाणा की जमीनों पर अवलोकन किया गया और बताया गया, तो लिखिएगा डॉक्टर आर के मलिक मलिक द्वारा यह बताया गया यह बताया गया है कि गेहूं का मामा कि फेलरिस माइनर, गेहूं का मामा या फेलरिस माइनर अब आइसोप्रोट्यूरान अब आइसोप्रोट्यूरान रसायन से आइसोप्रोट्यूरान रसायन से नियंत्रित नहीं होगा, नियंत्रित नहीं होगा, क्योंकि उसने अपने अंदर उसने अपने अंदर इस रसायन के प्रति इस रसायन के प्रति रेसिस्टेंट जीन, ये हम अंग्रेजी में इसलिए लिख दिए क्योंकि हिंदी लिखते तो प्रतिरोधी जीन लिखते, और प्रति और प्रतिरोधी पास पास हो जाता। ठीक है, तो अपने अंदर रसायन के प्रति रेसिस्टेंट जीन पैदा कर चुका है। तो आपको समझ में आ गया कि डॉक्टर आर के मलिक साहब ने बताया कि जो आइसोप्रोटेरान है वो अब फेलरिस माइनर पर असर नहीं करेगा, क्योंकि फेलरिस माइनर अपने अंदर रेसिस्टेंट जीन पैदा कर चुका है। किसके प्रति? रसायन के प्रति। कौन सा रसायन है वो? आइसोप्रोटेरान है। आप इसको भी फटाफट से स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा इसका।
चलिए आगे हम लोग अब बात करते हैं कि हमने खरपतवारों पर बढ़िया से चर्चा कर लिया, नियंत्रण वगैरह हमने सब कुछ देख लिया, सिंचाई वगैरह सारा कुछ देखा। अब हम बात करेंगे सीधे इसके गेहूं के ऊपर रोग पर चर्चा करेंगे। रोग पढ़ने के बाद हम कीट, उपज और भंडारण पर चर्चा करते हुए कुछ मुख्य बिंदु पर चर्चा करेंगे। जैसे अगर हम बात करें इसमें रोग पर, जब हम बात आएगी रोग या डिजीज, एक होता है डिजीज, एक होता है डिसऑर्डर। ठीक है, दोनों चीजें हम आपको पैथोलॉजी की क्लास में बता चुके हैं और पैथोलॉजी की क्लासेस हमारी चल रही हैं एप्लीकेशन पर। जो बच्चे शताब्दी बैच से जुड़े हुए हैं, पैथोलॉजी में हमने सारी चीजें बता रखी कि रोग किसे कहेंगे और डिसऑर्डर किसे कहेंगे। यहाँ पर हम रोग के बारे में सामान्य सी जानकारी लेंगे। तो पहला पहला जो आता है इसको हम बोलते हैं रस्ट डिजीज। रस्ट डिजीज, इसका नाम क्या होता है? रतुआ, रोली, जंग, गेरुई रोग, इतने इसके नाम होते। ठीक है, गेहूं में जो गेरुई रोग लगता है उसके इतने नाम होते हैं, विभिन्न नामों से जाना जाता है। ठीक है, आप इसको ध्यान में रखेंगे। इतने नाम से गेहूं के रस्ट को हम जानते हैं। ये जो रस्ट होता है ये किसके द्वारा होता है? कवक द्वारा होता है। ये जो रोग लगता है किसके द्वारा लगता है? कवक द्वारा लगता है। किसके द्वारा? कवक के द्वारा। अब ये जो कवक होता है, ये जो रस्ट डिजीज होता है, इसका जो कवक होता है वो कैसा होता है? हेट्रोसियस नेचर का होता है। हेट्रोसियस नेचर या हेट्रोसियस प्रकृति, कहने का मतलब एक से अधिक पोषक पादप या एक से अधिक होस्ट, एक से अधिक होस्ट होते हैं इसके, एक से अधिक होस्ट का मतलब जहां पर ये अपना जीवन यापन करता है। एक ऐसा रस्ट होता है जो ओटोसियस नेचर का होता है। कैसा होता है? ओटोसियस नेचर का, जो अलसी के पौधों में लगता है, जिसको हम बोलते हैं लिनसीड रस्ट, मेलोप्सोरा लिनी। ठीक है, ठंडे प्रदेशों में अलसी को हम लोग रेसे के रूप में उगाते हैं। तो अब हम बात करते हैं, बाकी अलसी हमारी ऑयलसीड क्रॉप के रूप में है। ये जो रस्ट है वो कैसा है? हेट्रोसियस प्रकृति का है, एक से अधिक इसके होस्ट होंगे। ठीक है, उसके बाद अगर हम बात करें इस रस्ट की अवस्थाएं, क्वेश्चन पूछा जाता है तो बच्चे अधिकतर गलत करके आते हैं। रस्ट की स्टेजेस जब पूछा जाता है तो हम लोग 3 लगा के आते हैं, जबकि अवस्थाएं कितनी होती हैं इसकी? 5 होती हैं। गेहूं में रस्ट की कितनी अवस्थाएं होंगी? 5 अवस्थाएं होती हैं। कौन सी होती हैं जरा देखते हैं। तो एसियल, टिलियल, पिकनिडियल, बेसिडियल, यूरिडियल, ये 5 स्टेज होती हैं। जैसे एसियल, टिलियल, बेसिडियल, पिकनिडियल, बेसिडियल और यूरिडियल। ये वाली सबसे खतरनाक होती है, यूरिडियल। तो स्टेजेस कितनी हो गई? 5 स्टेजेस हो गई इस रस्ट की। अब अगर हम बात करते हैं डॉक्टर केसी मेहता, करमचंद मेहता, डॉक्टर केसी मेहता ने रस्ट फंजाई पर सर्वप्रथम अध्ययन किया। ये आगरा विश्वविद्यालय के छात्र और एवं प्रोफेसर दोनों रहे हैं। डॉक्टर केसी मेहता ने रस्ट फंजाई पर सर्वप्रथम अध्ययन किया। ठीक है, सबसे ज्यादा रस्ट फंजाई पर अध्ययन किसने किया?
तो डॉक्टर केसी मेहताई ने किया। और इसकी अवस्थाएं कितनी होती हैं? 5 अवस्थाएं होती हैं। हमने आपको बता दिया कौन कौन सी अवस्थाएं होती हैं, ये आपके सामने है। और ये रस्ट कितने प्रकार का होता है? 3 प्रकार का होता है। ये जो रस्ट होता है ये 3 प्रकार का होता है। ये रस्ट जो होता है 3 प्रकार का होता है। तीनों प्रकार देख लेते हैं। एक होता है ब्लैक रस्ट, इसको हम बोलते हैं स्टेम रस्ट। स्टेम रस्ट इसको बोलते हैं। एक होता है ब्राउन रस्ट, इसी को हम बोलते हैं लीफ रस्ट, क्योंकि ये पत्तियों पर सबसे पहले इसके सिम्टम दिखाई पड़ते हैं। रस्ट क्या होता है? रस्टी लाइक अपीयरेंस ऑन द सरफेस ऑफ प्लांट्स, कहने का मतलब पौधे के भाग पर जंग जैसा संरचना दिखाई पड़ेगा। ये कलरफुल होते हैं क्योंकि इसके जो यूरिडियोस्पोर होते हैं वो कलर्ड होते हैं। जैसे ही हम इसकी स्किन अपने आप रैप्चर हो जाती है, जो पास्चुल्स होते हैं अपने आप फट जाते हैं और रंग बिरंगे दिखने लगते हैं, तो ब्राउन रस्ट या लीफ रस्ट बोलते हैं। एक और होता है जिसको येलो रस्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? येलो रस्ट। और इसको बोलते हैं स्ट्रिप रस्ट। क्या बोलते हैं? स्ट्रिप रस्ट बोलते हैं। यहां तक बात समझ में आ गई? ये 3 प्रकार के रस्ट हम पढ़ते हैं, ब्लैक रस्ट, स्टेम रस्ट, ब्राउन रस्ट, लीफ रस्ट, येलो रस्ट। इन तीनों प्रकार के रस्ट का रोग कारक हम लोग देखेंगे, किन किन वजहों से होता है, ये सब सारी जानकारी हम लोग देख लेंगे। अभी तो यहाँ पर हमने नॉर्मल सी चीजें लिखी हैं, अब रस्ट के बारे में हम एक एक डिटेल चर्चा करेंगे। आप तब तक के लिए आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, फिर हम इन्हीं रस्ट फंजाई पर ऊपर चर्चा करने वाले हैं। चलिए आगे हम बात करते हैं रस्ट पर। अब सबसे पहले हम बात करते हैं ब्लैक रस्ट। इसी को हम बोलते हैं स्टेम रस्ट। इसको क्या बोलेंगे? काली गिरुई। काली गिरुई किसके द्वारा होता है? कवक के द्वारा होता है, सबको पता है। कौन सा कवक होता है? पक्सीनिया। पक्सीनिया ग्रैमिनिस, ग्रैमिनिस ट्रिटिसाई। पक्सीनिया ग्रैमिनिस ट्रिटिसाई, इसको बोलते हैं किलर डिजीज ऑफ व्हीट। क्या बोलते हैं? किलर डिजीज ऑफ व्हीट। किलर डिजीज ऑफ व्हीट। किलर डिजीज ऑफ व्हीट के नाम से इसको हम लोग जानते हैं। ठीक है, यहां तक कहानी पहुंचती है कि हमने ब्लैक रस्ट के बारे में जानकारी ले ली। स्टेम रस्ट इसी को बोलेंगे, इसी को काली गिरुई भी अंग्रेजी में बोलते हैं। उसके बाद दूसरा नंबर आता है ब्राउन रस्ट। इसी को हम लोग लीफ रस्ट बोलते हैं, और हिंदी में इसको बोलते हैं भूरी गिरुई। क्या बोलते हैं? भूरी गिरुई। ठीक है, और इसका जो नाम होता है पक्सीनिया रिकॉन्डिडा। पक्सीनिया रिकॉन्डिडा। भारत में सबसे खतरनाक, भारत में सबसे खतरनाक या भारत में सर्वाधिक खतरनाक भारत में सबसे खतरनाक कौन सा है? ब्राउन रस्ट है। ठीक है, ध्यान देंगे। और दक्षिण भारत में अगर हम बात करेंगे तो ब्लैक रस्ट की बात करेंगे। तीसरा जो है वो हमारा है येलो रस्ट। येलो रस्ट, इसको स्ट्रिप रस्ट कहते हैं। जब ये पौधे में होता है तो स्ट्रिप बना लेता है छोटी छोटी धारियों के रूप में, इसको हम पीला गिरुई कहते हैं। क्या कहते हैं? पीली गिरुई।
पीली गेरुई बोलते हैं। इसका कोई भी अल्टरनेटिव होस्ट नहीं होता इंडिया के अंदर, बाकी दोनों का होता है, पीला गेरुई का कोई अल्टरनेटिव होस्ट नहीं होता है। तो एलोरस्ट या इसको बोलते हैं स्ट्रिप रस्ट को पक्सिनिया, पक्सिनिया स्ट्रिफॉर्मिस, पक्सिनिया स्ट्रिफॉर्मिस। अब इसका याद करने का तरीका क्या है, तो इसकी ट्रिक भी जान लेते हैं हम लोग। ट्रिक हम लोग चर्चा करेंगे। इसको याद करने की एक ट्रिक होती है। जैसे मान लो किसी एरिया में भूकंप आ रहा है, ठीक है, क्या आ रहा है, भूकंप। तो जिस भी क्षेत्र में भूकंप आएगा वहां पर सारी चीजें गिर जाएंगी, उथल पुथल हो जाएंगी, तो उसको बोलते हैं गिरना। तो यहाँ पर गिरना को थोड़ा सा उल्टा लिखते हैं और ऐसे लिख लेते हैं रिगाना या रिगाई। मतलब गिराई को हम रिगाई लिख लिए। अगर गिराई लिखते तो ट्रिक नहीं बन पाती, थोड़ा सा ये कॉम्बिनेशन नहीं बनता, ठीक है, आप समझ सकते हैं। तो भू लिखा है, इसका मतलब भूरी। क्या मतलब होगा, भूरी। का लिखा हुआ है, इसका मतलब काली। और आधा मैं और पै लिखा हुआ है, इसका मतलब पीली। मैं को छोड़ देते हैं, पीली। अब ये तीनों प्रकार के राष्ट्र तो हमने ध्यान दे दिए, भूरी, काली और पीली, ये भूकंप शब्द से बना लिया हमने, ठीक है। अब आगे हमने जो लिखा था रिगाई, इसका मतलब क्या है, जहां कहीं आपको रिकॉन्डिडा लिखा मिल जाए, आपको तो ऑप्शन वाला पेपर मिलेगा, तो जहां कहीं रिकॉन्डिडा मिल जाए आपको लिखा हुआ, तो आप समझ लेना ये भूरी गिरुई की बात हो रही है। जहां कहीं भी आपको ग्रेमिनिस लिखा मिल जाए, आप समझ लेना वहां पर काली गिरुई की बात हो रही है। और जहां पर स्ट्रीफॉर्मिस लिखा मिल जाए, आप समझ लेना यहाँ पर पीली गिरुई की बात हो रही है। तो बस ये महज याद करने के लिए है, बाकी इसको आप ये ना समझना कि इसके लिए हम इसको याद ही जबरदस्ती करें। एक बार ट्रिक आपको याद हो जाएगी, एक बार आप अप्लाई कर लोगे, तो अप्लाई करने के बाद आपका जो गलत करने का चांसेस है यहाँ से कम हो जाएगा। तो हमने आज रोग पर चर्चा की थी गेहूं के, और पहला ही रोग हम पढ़ पाए हैं। अगली क्लास में हम संपूर्ण गेहूं की खेती को विस्तार पूर्वक समाप्त करेंगे पार्ट 4 के रूप में। पार्ट 1 से लेकर के 4 तक गई है गेहूं की खेती। ऐसे ही विस्तार पूर्वक आपको अगर खेती पढ़नी है फसलों की, तो आप वाईडी एग्रीकल्चर एकेडमी के चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेंगे, ताकि आपको हर दिन एक नई अपडेट मिलती रहे। और एग्रीकल्चर के क्षेत्र में आपको ऐसी क्लासेस अगर पानी है तो एक बार जरूर चैनल को सब्सक्राइब करके शेयर जरूर कर देना, ताकि हम आपके लिए जो डेली का कंटेंट आपको दे रहे हैं उसमें हमें भी थोड़ी एनर्जी मिले। जिससे आपके जब कमेंट मिलेंगे पॉजिटिव या नेगेटिव, जैसे भी कमेंट होंगे, उससे हमें सुधार करने का वक्त मिलेगा और सुधार करने का एक मौका भी आएगा, ठीक है। तो जो बच्चे क्लास को डेली देख रहे हैं वो अपने नियमित समय 8:05 पर हमारे चैनल पर विजिट करें और अपनी क्लास को लाइव देखें, ठीक है। आज के लिए इतना ही, मिलेंगे कल फिर एक बार नेक्स्ट पार्ट के रूप में। धन्यवाद।